प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले उसके सिलेबस को जानना और उसके अनुसार से आपको तैयारी करना है। और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जानना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानने के बाद उससे रिलेटेड सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टडी करना, ये बेस्ट स्ट्रेटजी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी में, ठीक है। तो हम लोग सबसे लेटेस्ट जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि 7 अगस्त 2024 को पेपर 1 का हुआ है, उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। साथ में अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक जो कि पेपर 1 का था वो करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें या तो जो नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपको है ना, ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का जो नया बुक आया है उससे आपको ये करवा रहे हैं सारा चीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि देश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो मानव शरीर का समन्वय केंद्र इसमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क जो है ये मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यहाँ पर डिटेल में कुछ देखेंगे, जैसे मानव मस्तिष्क का वजन पूछे कितना होता है तो 1400 ग्राम होता है, ठीक। बाहरी आघातों से बचने हेतु मानव मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है ना। तो अस्थियों का जो खोल होता है जिसमें मानव मस्तिष्क बंद रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम कहा जाता है, ठीक। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो होता है वो सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रम जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक शक्तियों, ज्ञान, वाणी, चिंतन या तो बुद्धिमत्ता का केंद्र है, तो वो है सेरिब्रम, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से याद रखना है। सेरिब्रम क्या है? ये इच्छा शक्ति, स्मृति, ज्ञान ये सब का केंद्र होता है। बुद्धि का केंद्र कौन होता है? सेरिब्रम होता है। थैलेमस क्या करता है? ये दर्द, ठंडा या गर्म को पहचानने का कार्य करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा दर्द या तो ठंडा हो या गर्म हो ये सब को अनुभव कौन करता है? तो ये थैलेमस करता है, ठीक। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप नियंत्रण आदि का केंद्र होता है। यानी कि भूख, प्यास, प्यार ये सब भावनाओं को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है ना। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी इसी के नियंत्रण में है किसका? हाइपोथैलेमस है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मस्तिष्क के जानेंगे। तो जैसे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो होता है सेरिबेलम, है ना। कौन सा होता है? तो सेरिबेलम होता है, ठीक। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है ना। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम, ठीक है। एक होता है सेरिब्रम, ठीक है, जो कि अभी पीछे बताए थे। सेरिब्रम जो कि बुद्धि के केंद्र होता है ना। जैसे सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम, ठीक है। तो इसको कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना है? देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो संतुलन का इंग्लिश क्या होता है? बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस बेलम, यहाँ से रिलेट कर लेना, बैलेंस बेलन। तो शरीर का संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखता है बेलम, है ना, सेरी बेलम होता है, ठीक है। ये याद रखना है। अच्छा, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का अध्ययन जो है वो तंत्रिका विज्ञान कहलाता है, न्यूरो साइंस कहलाता है, ठीक है। और एक होता है न्यूरोलॉजी, वो होता है तंत्रिका प्रणाली का अध्ययन, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और सेरिबेलम जो ये है ना, ये इसको क्या बोल सकते हैं आप? पश्च मस्तिष्क ये होता है ना, पश्च मस्तिष्क होता है, सेरिबेलम होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है। एक आएगा आपको कन्फ्यूजन भी होता है EEG, ठीक है, और एक आता है ECG। ये क्या है मालूम? तो EEG का संबंध किससे? डायरेक्ट ये प्रश्न आ जाएगा। फिर ECG का संबंध किससे? तो EEG का संबंध है, ये है मस्तिष्क से ना, ये एनसेफेलोग्राम होता है और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो ये हृदय से संबंधित है ना। ECG जो है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हृदय से संबंधित है, और EEG जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? ये प्रोटोकार्ड्स का, या तो ऑर्थोपोडा, या तो मोलस्का, या तो इकाइनोडर्मोटा, है ना, इकाइनोडर्मेटा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल। तो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है किसका? ये मोलस्का जो होता है ये कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल ये मोलस्का का गुण है, ठीक है। मोलस्का संघ का ये गुण है। मोलस्का समुद्री, ताजे पानी और स्थलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। अब प्रोटोकार्डेटा
का कंकाल कठोर नहीं बल्कि एक नम होता है, नरम होता है, और कार्टिलेजिनस कंकाल का बना होता है। ऑर्थोपोडा का कंकाल कठोर होता है परंतु यह काइटिन का बना होता है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑर्थोपोडा का कंकाल कठोर होता है लेकिन किसका बना होता है, ये काइटिन का बना होता है। ठीक, अब मोलस्का का जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये ऑर्थोपोडा का नहीं। ठीक, इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इसका भी कंकाल कठोर होता है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी याद रखना है। क्या मालूम, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। ठीक, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। इसे ही चूना पत्थर या तो संगमरमर भी कहा जाता है, यानी कि चूना पत्थर, संगमरमर और चौक का ये मुख्य घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अच्छा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है मालूम, तो होता है ऑर्थोपोडा संघ। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ऑर्थोपोडा संघ, जिसमें कि कीट, मकड़ी, केकड़ा, झींगा ये सब आता है ऑर्थोपोडा संघ में आता है। ठीक है, अच्छा, मोलस्का संघ में कौन कौन सा आता है, तो जैसे घोंघा, ये किस में आता है, मोलस्का संघ में आता है। घोंघा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि घोंघा जंतु जगत के किस संघ में आता है, तो मोलस्का संघ में आता है। घोंघा, क्लैम, सीप, ऑक्टोपस, है ना। तो घोंघा और ऑक्टोपस ये दोनों अति महत्वपूर्ण याद रखना है। घोंघा, क्लैम और सीप है ना, और ऑक्टोपस ये सब मोलस्का संघ में आता है। और पूर्णतः जलीय जीव जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा के अंतर्गत आता है। ठीक, इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा के अंतर्गत पूर्णतः जलीय जीव आता है। ठीक है, और इकाइनोडर्मेटा में सभी समुद्री जीव आते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सभी समुद्री जीव किस संघ में आता है, तो इकाइनोडर्मेटा में ये आता है। ठीक है, जैसे कि स्टारफिश, समुद्री आर्चिन और सी कुकुम्बर, ये सब इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। कोर्डेटा संघ में भी कई पूर्ण जलीय जीव आते हैं इसमें, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, समुद्री कछुए, ये सब कोर्डेटा संघ में आता है। ठीक है, तो पूर्णतः जलीय या तो समुद्री जीव पूछे तो इकाइनोडर्मेटा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी कि लसिका के संदर्भ में गलत है, तो पहला क्या, लसिका परिवहन का कार्य करती है, ये सही है। लसिका प्लाज्मा के समान वो रंगहीन होता है, ये सही है। और लसिका आंत से पाचित वो अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करता है, ये भी सही है। यानी कि उपर्युक्त सभी कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, लसिका तंत्र के 5 मुख्य कार्य है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लसिका तंत्र शरीर के ऊतकों से रिसने वाले लसिका को बाहर निकालता है और उसे रक्त प्रणाली में भेज देता है। दूसरा क्या इसका क्वालिटी है कि यह तंत्र आंतों से वसा में घुलनशील विटामिन, प्रोटीन को अवशोषित कर उन्हें वापस रक्त में पहुँचाता है। लसिका तंत्र प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो रोगाणुओं और अन्य पदार्थों से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाओं और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन और उत्सर्जन करता है। लसिका तंत्र लसिका को छानकर अपशिष्ट उत्पादों और अस्वस्थ कोशिकाओं को हटाना और उन्हें शरीर से बाहर निकालना है। रक्त में विषाक्त पदार्थों को अक्सर नोड्स द्वारा चुनिंदा रूप से फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार फिर समझिए। तो लसिका क्या है, परिवहन का कार्य करती है ना। कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका का कार्य में ये गलत है पूछा था, तो गलत इसमें कोई नहीं, सभी सही है ना। लसिका प्लाज्मा के समान वो रंगहीन होता है। लसिका आंत से पाचित वो अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अपसारी दर्पण है, तो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर जानते हैं तो इजी रहता है, नहीं जानते तो यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है और ये क्वेश्चन भारी लगता है। ठीक है, अपसारी दर्पण। ठीक है, अपसारी जो होता है वो अपसारी एक दर्पण होता है, अपसारी लेंस भी होता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, दर्पण वाला याद रखना है, लेंस वाला ठीक उसका उल्टा कर देना। ठीक है, तो अपसारी दर्पण, तो अपसारी दर्पण होता है अभिसारी। अपसारी दर्पण को क्या बोल सकते हैं, अभिसारी। अभिसारी क्या होता है, जैसे कि दर्पण जो होता है, जो किरणें जो है एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है तो उसे अभिसारी कहा जाता है ना, अभिसारी। और जो कि प्रकाश की किरणों को विचलित कर देता है यानी कि छितरा देता है, डाइवर्ज कर देता है, वो अपसारी कहलाता है। ठीक है, तो अपसारी दर्पण ये हो गया क्या, अपसारी दर्पण जो है ये उत्तल दर्पण में आ गया है ना। अपसारी दर्पण जो होता है ये उत्तल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है।
ठीक है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो ये मालूम है। उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिए एक होता है अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। उत्तल दर्पण में परावर्तक दशा क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। ये तो जो कलई क्षेत्र हो जाता है, और ये सामने वाला क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह उत्तल दर्पण में उभरा हुआ रहता है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। और ये हो गया अवतल दर्पण हो गया। तो अपसारी दर्पण है ना, अपसारी दर्पण कौन कहलाता है, तो उत्तल दर्पण, यानी कि ये वाला जो है उत्तल दर्पण, ये अपसारी दर्पण कहलाया। अपसारी मतलब क्या होता है, जब किरणें आएगी तो ये क्या करता है, जब परावर्तित करता है तो ये डाइवर्ज कर देता है, यानी है ना, ये ऐसे ऐसे छितरा देगा, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में अभिसारी होता है। अभिसारी यानी कि ये किरणें आएगी ना, तो जैसे इधर से आ रही किरणें, इधर से आ रही, कहीं से आएगी तो सब एक जगह एक बिंदु पर करेगी, ठीक है। ये परावर्तित करके एक बिंदु पर जो करता है वो अभिसारी कहलाता है, ठीक है। और अपसारी दर्पण किसे कहेंगे, अपसारी दर्पण यानी कि जो डाइवर्ज कर देता है ना, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी सिर्फ याद कर लेना, ठीक है। इसको रटना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि लेंस में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे करिएगा, देखिए अवतल दर्पण अभिसारी, अवतल दर्पण अभिसारी होता है, अवतल दर्पण अभिसारी, और उत्तल दर्पण अपसारी। उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी। उत्तल दर्पण हो गया अपसारी, और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा क्या, लेंस में, यानी कि अवतल लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, ये अवतल लेंस में अपसारी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपसारी। और उत्तल लेंस में यहाँ पे होगा अभिसारी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो ना हो इसलिए सिर्फ दर्पण वाला आप याद रखिए, तो वो वाला अपने आप उसका उल्टा कर दीजिएगा, यानी अवतल दर्पण अभिसारी और उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण कहलाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में एक ओम का नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है कैसे, तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। ये एमीटर जो है, एमीटर से विद्युत धारा को जो मापा जाता है, और ये वोल्टेज है। तो इसको क्या किया, देखिए ये समांतर क्रम में इसको एमीटर को जोड़ा है, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार यहाँ पर जोड़ दिया क्या, समांतर क्रम में। अब वोल्टेज को क्या, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में ये हो गया। और समांतर क्रम में क्या होता है, ऐसे होता है ना, ऊपर नीचे, ये समांतर क्रम में हो गया। तो ये इसमें उल्टा कर दिया, एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा, ये गलत है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, और वोल्टेज को जो है ये समांतर क्रम में जोड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में होना चाहिए, यानी कि ये श्रेणी क्रम में, ये सीधा श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाना चाहिए, ठीक। आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसको यहाँ पर समझिए फिर से। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है ना भी वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा आई एम्पियर हो, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो विभवांतर है ना विद्युत धारा के प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है ना। यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल जाता है, V बराबर आई आर निकल जाता है, ठीक है। V बराबर आई आर, यानी कि आर आई लिख बोलिए चाहे आई आर, तो V बराबर आई आर, ये फॉर्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, V बराबर आई आर है ना। तो ये क्या हो गया है ना, वोल्टेज और ये धारा गुना प्रतिरोध हो जाता है, ठीक है। जहाँ आर क्या है, चालक का प्रतिरोध है। और इसको मेन पॉइंट यहाँ पर समझिए, विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। इसे परिपथ में क्या, सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो अमीटर को कहाँ लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ये सीधा वाला में, ठीक है। और वहाँ पर क्या किया था, चित्र में समांतर क्रम में लगा दिया था नीचे। तो यही चीज़ें था मेन चीज़, ठीक। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, और इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर को किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम यानी कि ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया था, है ना, ऑप्शन नंबर बी हुआ था। ये देखिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन ना हो तो एक बार फिर समझिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। अमीटर का 0 होता है, जबकि वोल्ट मीटर का
अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आमीटर का शून्य होता है, वोल्ट मीटर का अनंत होता है। ठीक। अच्छा, विद्युत फ्यूज जो होता है किसका बना होता है? टीन और शीशा का बना होता है ना। और इसका मिश्र धातु होता है टीन और शीशा का। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में कौन कौन सा हो गया? आमीटर और विद्युत फ्यूज जो होता है ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग कितना होगा? है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना और इसका वेग आधा हो जाता है तो संवेग क्या होगा। तो पहले संवेग होता क्या है, पहले ये पता करेंगे ना। संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है mv। अब आसानी से निकल जाएगा। क्या बोला? द्रव्यमान 4 गुना कर देंगे, तो एक बार करते हैं 4 यानी m है तो 4m कर देते हैं और इसका वेग आधा कर देता है, यानी कि वेग जो है v इसका कर दिए क्या? आधा कर दिए, हाफ कर दिए वेग को। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से ये 2 कट गया तो कितना बचा? 2 mv यानी कि 2 mv बचा। तो अब क्या हुआ? mv था, अब क्या हो गया? 2 mv हो गया, यानी कि 2 गुना हो गया। संवेग क्या हो गया? 2 गुना हो गया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी डाटा देगा चेंज करके तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, मान के चलिए द्रव्यमान दे देगा 8 गुना हो गया तो ऐसे बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, याद क्या रखना है? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन एक आता है क्या मालूम? आपको आएगा काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। ठीक, गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला याद रखना है, हाफ mv²। इसमें क्या पूछा जाता है कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जिसमें वेग को दोगुना करेंगे क्या होगा? हाफ mv है, दोगुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 4v² हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। हाफ mv², ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद रखना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो वो है फ्यूज तार का उपयोग करना है ना। फ्यूज का उपयोग करते हैं ताकि जो कि फ्यूज का घरों में भी यूज करते हैं ना, लघु पतन से, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए किसका? तो फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्यूज तार से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्यूज से याद रखना क्या कि फ्यूज तार किसका बना होता है? तो टीन और शीशा का बना होता है ना, टीन और शीशा का बना होता है, ये याद रखना है, टीन और शीशा का बना होता है। और एक प्रश्न क्या आता है? फ्यूज का तार का गुण क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध निम्न होता है या उच्च होता है, क्या होता है? तो याद रखना है फ्यूज का तार का प्रतिरोध उच्च है ना। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है ना, गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। ठीक, तो प्रतिरोध उच्च होगा, गलनांक निम्न होगा, ताकि ऐसे याद रखना है कि निम्न होगा यानी कि तुरंत गल जाएगा। जैसे ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो वो क्या करता है? तो गल के कट जाता है, तो क्या है आपका जो भी सामान जुड़ा हुआ है ना, पंखा टीवी ये सब बच जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? प्रतिरोध, फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिहार में डैश वन्यजीव अभ्यारण्य है, डैश राष्ट्रीय पार्क है और डैश टाइगर रिजर्व कितना, ये पूछा है। तो बिहार में 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी पर होगा, 13 वन्यजीव अभ्यारण्य और 1 राष्ट्रीय पार्क है और 1 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 13 वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में भी जानेंगे और राष्ट्रीय पार्क, एकमात्र राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय जो उद्यान है बिहार में कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, यानी इसको टाइगर रिजर्व को भी इसको मतलब नाम दिया गया, घोषित किया गया। ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन ये आता है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है, या तो कहाँ है, दोनों क्वेश्चन आएगा। तो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में ये है। ठीक, और बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ है। ठीक है, बिहार के एग्जाम से दृष्टि से कतई जहर प्रश्न ये सब याद रखना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, सभी एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखना है कांवर झील ये कहाँ है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बेगूसराय में। ठीक है, बिहार का जो पहला रामसर साइट है वो कौन सा है? कांवर झील है, कहाँ? बेगूसराय में। कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, और नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? जम्मू में। नकटी डैम या तो जलाशय पक्षी अभ्यारण्य क्या है? जम्मू में। ये दोनों को भी है ना रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, तो याद रखना है
जो दूसरा पूछे या तो तीसरा नाम दिया गया है, तो नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई का और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जो है ये जमुई में है, ये दोनों भी रामसर साइट घोषित किया गया। तो ये तीनों यहाँ पर कतई जहर प्रश्न बन जाता है, इसलिए इसको याद रखना हमेशा हमेशा के लिए, ठीक। और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है, गया में है। तो गौतम बुद्ध यानी बोध गया से याद रखना है ना। बोध गया कहाँ है, गया में है। तो जो भगवान बौद्ध मंदिर जो है गया में, वहाँ से याद रखना। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, गया में। भीम बांध अभयारण्य कहाँ है, मुंगेर में। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में। सलीम अली जुब्बा साहनी बड़ेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है, वैशाली में है, ठीक है। सलीम अली जुब्बा साहनी याद रखना है, वैशाली में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर नालंदा में है। रजौला वन्यजीव अभयारण्य नवादा में। रजौला नवादा में। विक्रमशिला भागलपुर में, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी भागलपुर में। तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, भागलपुर में, ठीक है। तो याद रहेगा आपसे। और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण से 2-3 चीज़ें हैं, है ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, या तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, या तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये सब कहाँ पश्चिम चंपारण में है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य तो कैमूर रोहतास में, ठीक है। कैमूर रोहतास में है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें ये सब याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो ये दिया है क्या, मिट्टी का प्रकार दिया, ठीक है। ये भाबर जो है ये कौन सा क्षेत्र आएगा, तराई, बांगर और खादर। तो भाबर कौन सा आएगा मालूम, तो भाबर में आएगा, देखिए भाबर है, भाबर मिट्टी जो होता है वो छिद्रपूर्ण मिट्टी का एक संकरी पट्टी होता है। भाबर जो होता है छिद्रपूर्ण मिट्टी का एक संकरी पट्टी होता है। और तराई मिट्टी जो होती है वो तराई मिट्टी ये घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र होता है ना। 2 का 3 होगा, ठीक है। तराई जो क्षेत्र होता है, तराई मिट्टी घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र होता है। बांगर जो होता है, बांगर नई जलोढ़ मिट्टी है ना, वो बांगर कहलाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, यानी कि युवा निक्षेप हो जाएगा ये। और खादर जो है यहाँ पर क्या, नई वाली कहलाएगा खादर, मान लो। बांगर कहलाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर कहलाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे अधिक कन्फ्यूजन भी ना हो, तो इसलिए इसको कैसे याद रखना मालूम, अभी बताते हैं। खादर क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा ना, यानी कि युवा निक्षेप हो जाएगा, ठीक है। देखिए बांगर किसको बोलते हैं, जैसे कि जहाँ वर्ष भर में कभी कभार पानी आता है या तो नहीं आता, ठीक है। तो मिट्टी क्या होता है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से पानी नहीं आता है ना, तो मिट्टी क्या है, ऊंचा हो जाता है और पुरानी हो जाती है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो क्या कहलाएगा, बांगर कहलाता है। ये पुराना हो जाता है जैसे पानी नहीं आया। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है, यानी कि पानी हमेशा इस यहाँ आते रहता है वर्ष भर, ठीक है। तो ये क्या करता है, मिट्टी खोद के ले चला जाता है, तो ये नया भी रहता है और खोद के ले जाता है, तो ये खादर कहलाता है, ठीक है। तो खादर क्या हो गया, नया, है ना। हमेशा पानी आते रहता है, खोद के ले जाएगा तो मिट्टी क्या नया होते रहेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ से मिट्टी जाते रहेगी तो नया। तो नई जलोढ़ मिट्टी जो है वो युवा निक्षेप भी कहलाता है, और नई जलोढ़ मिट्टी जो है वो खादर कहलाएगा, ठीक है। और जहाँ ये पुरानी हो जाएगा ये बांगर कहलाता है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये बांगर कहलाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। 59 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, बात करते हैं मिट्टी के। मिट्टी से भी कई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है, चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। और काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है, तो ये होता है लाल लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, लाल लेटेराइट मिट्टी। और क्वेश्चन कौन सा आएगा कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ कौन सी मिट्टी है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो वो भी है जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। ये याद रखना है। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पूछे तो वो काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मिट्टी भी या तो काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी जो है ये मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए फिर से एक बार। देखिए भाबर मिट्टी जो हिमालय की तलहटी में स्थित चट्टानी और छिद्रपूर्ण मिट्टी की एक संकरी पट्टी है। यह पहाड़ों से नदियों द्वारा लाए गए मलबे और तलछट के जमाव से बनी है। भाबर जो है
शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे का क्षेत्र है। भाबर में कंकड़ गाद बालू मिलती है। भाबर क्षेत्र में खेती नहीं की जा सकती है। और तराई मिट्टी क्या है? तो ये तराई मिट्टी का निर्माण हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए अवसाद या तलछटी पदार्थों के एकत्रीकरण एवं अपसादन से होता है। ये घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है। धान, गन्ना, तंबाकू, बाजरा जैसी फसलों के लिए पैदावार बढ़ाती है। तराई मिट्टी में साल के ज़्यादातर समय में नमी रहती है। भूजल स्तर भी ज़्यादा रहता है। बात करते हैं बांगर और खादर। ये हमेशा याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है बांगर और खादर। बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर यानी कि नई नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो तराई दक्षिण में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र प्रारंभ होता है जिसे बांगर कहा जाता है। और प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई बहाकर मिट्टियों को खादर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नदी और सहायक नदी का मिलान करना है। तो यहाँ पर जैसे गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की सहायक नदी यहाँ पर आएगा बेनगंगा, है ना। बेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है ये कोसी, है ना। कोसी जिसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। और कृष्णा नदी की बात करें तो इसका है कोयना, है ना। तो याद से रखना है, जिसका कोई नहीं है उसका कृष्ण भगवान है। ठीक है, तो कृष्ण जिसका कोई नहीं है, कोयना कृष्ण भगवान है ना। तो कोयना की सहायक नदी है ना, कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। कावेरी की बात करें तो कावेरी की सहायक नदी कौन है? अमरावती। कावेरी की सहायक नदी है अमरावती। ठीक है, तो याद रखना गोदावरी बेनगंगा और गंगा का है कोसी, कृष्णा का कोयना, कृष्णा कोयना और कावेरी का अमरावती। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नदियों से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन रहता है हमेशा। तो अगर इस नदी की सब नदी की एक एक क्वेश्चन अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा? देखिए दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है मालूम? दक्षिण गंगा ये गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो भी आंसर क्या होगा? गोदावरी ना होगा, गोदावरी होगा। ठीक है, देखिए दक्षिण गंगा गोदावरी कहलाता है, लेकिन दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी, की लगेगा तो कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी हो गया। ठीक है, और गोदावरी जो है वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। गंगा नदी की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है और भारत का राष्ट्रीय नदी पूछे तो गंगा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी जो है बिहार में कितने जिलों से होकर ये गुजरती है? तो ये 12 जिलों से, है ना, ये याद रखना है। और कृष्णा नदी की बात करें तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है परियोजना ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो मोनाजाइट ये किसका एस्क है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये किसका? थोरियम का है। ठीक है, थोरियम का एस्क है मोनाजाइट। ठीक है, बात करते हैं सोना के। तो सोना सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक, है ना। कर्नाटक कोलार सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। थोरियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो केरल। ठीक है, केरल से याद रखना। थोरियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछे केरल। रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। और मोहिनी अट्टम और कथकली ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे तो केरल होगा। ठीक है, कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछे तो कौन होगा? झारखंड, है ना। कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड है और भंडारण में भी झारखंड हो जाएगा। पूछेगा कि रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में ये कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है पेट्रोल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। राजस्थान हो गया ना। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो असम के डिगबोई में किया गया था। ठीक है, अच्छा ये जो किसका अयस्क है ना, थोरियम जो है मोनाजाइट है थोरियम का अयस्क। इस टाइप के 2-4 प्रश्न और इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में रिपीट होता है, याद रखना है। जैसे पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है ना, Hg का पारा का अयस्क है। गेलेना किसका अयस्क है? तो सीसा का अयस्क है। गेलेना सीसा का अयस्क है। और केलामाइन जो है ये किसका अयस्क है? तो केलामाइन जो है जस्ता का अयस्क है ना, केलामाइन। जिंक यानी कि जस्ता का अयस्क है। याद कैसे रहना आपको? हमेशा याद रहेगा केला संस्था है यानी कि केलामाइन जस्ता का अयस्क है। जस्ता को रिलेट करना संस्था से, केला संस्था यानी केलामाइन जस्ता का अयस्क है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन क्या है कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि द टीचर टीच द स्टूडेंट, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट बनेगा तो यानी कि द स्टूडेंट्स पहले कहाँ पर है वो देखना है, द स्टूडेंट सब में है। अब क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें क्या लगता है, एम इज आर लगता है, यानी कि एम इज आर लगेगा, यानी कि बेयर वाला ये आंसर नहीं होगा, बेयर वाज वाला, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में। तो अब इसमें क्या होता है, द स्टूडेंट्स, ये प्लुरल है तो यहाँ प्लुरल भर लगेगा, ठीक है। यहाँ सिंगुलर वाला ये इज वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका अपोजिट यानी विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो देखिए URBANE, अरबाने, अरबाने मतलब क्या होता है मालूम, इसका मतलब होता है शिष्ट या तो भद्र, मतलब एक अच्छा व्यक्ति है ना, शिष्ट या भद्र, अरबाने। और यहाँ पर र्यूड मतलब क्या होता है, उदंड, है ना। अरबाने मतलब क्या हो गया, शिष्ट, है ना, और भद्र यानी कि अच्छा, है ना, वो भद्र होता है उसका अपोजिट, लेकिन शिष्ट यानी कि अनुशासन वाला व्यक्ति, ठीक है, और र्यूड मतलब क्या हो गया, उदंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, देखिए URBANE दिया है, इसी तरह आप याद करते हैं URBAN, अगर ये रहता तो आंसर क्या होता है, तो रूरल हो जाता, ठीक है, क्योंकि अर्बन मतलब होता है शहरी, अर्बन मतलब शहरी, यहाँ याद कर लेना, अरबाने मतलब हो गया शिष्ट, लेकिन अर्बन मतलब शहरी, उसका अपोजिट क्या हो जाता है, रूरल हो जाता है ना, ग्रामीण, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है, वो संख्याएं क्या होगी। तो इस टाइप के प्रश्नों को तुरंत ऑप्शन से दिमाग लड़ा लेना कि दो संख्याओं का योग 28 है, ठीक है, तो 28 है और उसका गुणनफल कितना है, 187 है। अब देखिए दोनों संख्या तो पूछ रहा है, दोनों संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है, अब गुणनफल 87 है तो क्या देखिए यहाँ 1 से 7 गुना करेंगे, इकाई अंक 7 आ गया, ये हो सकता है, यहाँ 2 छक 12 आया, तो लास्ट में क्या है, इकाई अंक 2 आया, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक, इस तरह से छांट देंगे। 3 × 5 = 15, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब 1 की सती कितना होता है, 147, लेकिन आना चाहिए क्या, 187, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा का समय लेती है, कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.1/2 यानी कि 2.5 घंटा समय लगता है, ठीक है। ये कितना है, 2.1/2 घंटा, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बटा चाल। तो पहले दूरी निकाल लेते हैं ना कि कितना डिस्टेंस का बात ये हो रहा है, तो डिस्टेंस आसानी से यहाँ निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ चाल और कितना 3 घंटा समय लेता है, तो दूरी बराबर क्या है, चाल गुना समय, यानी 50 × 3 = 150, ये समय हो गया। अब क्या है कि इतना घंटा में पहुँचने के लिए उसे कितना उसका चाल बढ़ाना पड़ेगा, तो देख लेते हैं कि इतना घंटा में वो कितना चाल में पहुँचता है, ठीक है, बाकी बाद में देख लेंगे। तो इतने घंटे में पहुंचना है तो 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे यानी कि 5/2, तो 5/2 यानी कि 2 ऊपर और नीचे 5 हो जाएगा, 5 से इसको काटिए, 5 × 3 = 15, तो इसका क्या हो गया, 30 × 2 = 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है ना, तो ये 2.5 घंटा में पहुंच जाता है। तो वही पूछा कि चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो पहले चाल कितनी थी 50, तो अब कितना चलना पड़ेगा 60, तो बढ़ाने कितनी पड़ेगी 10, तो 10 यहाँ का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा बनती है, रेखा है, तो ये गलत है। कैसे मालूम, वृत्त के बाहर अगर किसी बिंदु से, अगर वृत्त पर है ना, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर, तो वृत्त पर जाएगी ना तो 2 स्पर्श रेखा जाएगी, देखिए ये और ये, तो बाहर वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा बन सकती है, 2 बन सकती है, लेकिन यहाँ बोला क्या केवल और केवल एक, तो ये गलत है। दूसरा क्या बोला, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये सही है, ठीक है। जब बाह्य बिंदु से कहीं भी वृत्त पर जब स्पर्श रेखा 2 खींचेगा दोनों बराबर होगा, ये और ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या, ये 2 सही है लेकिन एक गलत है, तो एक असत्य है, एक क्या है असत्य है और 2 सत्य है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी 11 7 3 ... के 15 पदों का योग क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला कैसे क्या होता है पहले वो जानेंगे तो आसानी से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में जो
n जैसे 15 पदों का, तो n पदों का योग होता क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन बराबर n/2 है ना, n पदों का योग लिखना है। शुद्ध फॉर्मूला ये लिख लेना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये चीज़ें इसमें बैठा देना, क्या क्या है इसमें n, तो n क्या है यहाँ 15 पदों का योग, तो 15/2। अब क्या है 2a, ये क्या है इसमें जो शुरुआती स्टार्टिंग रहेगा 11, तो 2a n 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, n-1, n कितना 15, तो -1 करेंगे तो क्या होगा 14। अब यहाँ d कितना है, d इंटू में है, तो d है कितना, तो d कैसे निकालेंगे, तो देखिए अच्छा ये समांतर शरीर में ये पहले बोल दिया। ठीक है, और घटते भी जाएगा सेम चीज़ें, जैसे कि 7, यहाँ देखिए ऐसे जोड़िए 3 4 7, 7 4 11, तो d निकालना है ना, तो 7 में से 11 घटाइए, या तो 3 में से 7 घटाइए, कोई भी घटाइएगा, यानी कि जो बाद वाला है उससे पहले वाला घटाइए, तो वो डिफरेंस क्या है वो निकल जाएगा, तो -4 आएगा। ठीक है, 7 में से 11 घटाइएगा क्या होगा -4 आएगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या प्लस है ना, 2a प्लस है। ठीक, तो अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए 14 और चौके 56 है ना, 56 ये क्या माइनस में आएगा ना, क्योंकि -4 यहाँ, तो 56 माइनस होगा कितना 22 में, 22 में 56 माइनस करिएगा कितना होगा, 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, ये -34 आएगा। ठीक है, तो अब बच गया क्या मालूम 15/2 और गुना -34। ठीक, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं 15/2 और गुना -34। अब 2 से इसको काटिए, 17 दूनी 34, अब कितना बच गया 15 गुना 17 करना है, और ये माइनस में होगा, 15 गुना 17 करेंगे कितना आएगा, तो 16 का वर्ग, बीच में क्या 16 आ रहा है, 16 का वर्ग कितना 256 -1 कर दीजिए, ये आ गया। ठीक है, कोई भी दो अंकों का जो 2 का डिफरेंस है ना उसको गुना करना है ना, तो बीच वाला का वर्ग करिए -1 कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए 7 और 9 का गुना करना है, तो देखिए 7 9 63 होता है ना, तो बीच वाला क्या है 8 है, 8 का वर्ग करिए 8 8 64 -1 कर दीजिए, देखिए आ गया 63, 64 में 1 माइनस करिए 63 आ गया। तो उसी प्रकार 15 गुना 17 करना है, तो गुना नहीं करना है, क्या करना है इसका बीच में क्या 16, 16 का वर्ग करेंगे 256 आता है, तो -1 कर दीजिए 255 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश 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 में SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, जो कि विष को बॉडी में शरीर में निष्क्रिय कर देता है कौन, तो वो करता है यकृत है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यकृत कोशिका। ठीक है, और SER का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यकृत की बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण यकृत चैप्टर होता है, यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार आता है। देखिए यहाँ भी पूछा गया आपका बिहार पुलिस में आपसे, तो यकृत से क्या क्या याद रखना है आपको, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत है। ठीक है, और यकृत में ही जैसे कि मानव शरीर में जो भोजन होता है वो कहाँ संग्रहित होता है, तो जो भोजन जो होता है यकृत में ही संग्रहित होता है, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, याद रखना क्या पूछता है कि मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है या तो भोजन है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, देखिए मानव शरीर में भोजन जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, पादप में जो होता है वो भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के रूप में ये संग्रहित होता है यकृत में। पूछेगा क्या मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, और जॉन्डिस बीमारी में किस अंग को प्रभावित करता है, तो जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया पूछे, या तो पीलिया रोग पूछे, ये किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में सर्वाधिक पुनर्जनन क्षमता होती है, तो यकृत में ही होता है। ठीक है, पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, तो पित्त का स्त्राव यकृत से होता है। पित्त जमा कहाँ होता है, तो वो पित्ताशय में होता है। ठीक है, तो और लीवर को ही यकृत कहा जाता है, इसे ही जिगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट है इसमें क्या मिलान करना है, तो क्या दिया है द्रव संयोजी उत्तक, तो ये स्पाइनल कोड है, और इसमें सब दिया हुआ कौन कौन से क्या होगा, जैसे उपकला उत्तक इसमें से कौन सा है, जोड़ों की सतह क्या क्वालिटी है, तंत्रिका उत्तक का क्या है। तो देखिए एक चीज़ आपको याद होगा कि रक्त जो है ना ये है तरल संयोजी उत्तक है ना, द्रव संयोजी उत्तक है रक्त, तो रक्त का कहाँ मिल जाएगा 3 का 1 में द्रव संयोजी उत्तक है। ठीक है, द्रव संयोजी उत्तक है ये रक्त। और बात करें क्या उपकला उत्तक, उपकला उत्तक में कौन आएगा, तो उपकला उत्तक में है त्वचा, त्वचा क्या है उपकला उत्तक है।
और जोड़ों की सतह जो है उपास्थि कहलाता है। और तंत्रिका उत्तक में आ जाएगा कौन, तंत्रिका उत्तक में है ये वाला, है ना। स्पाइनल कोड क्या है, एक तंत्रिका उत्तक में आएगा स्पाइनल कोड, यानी कि 4 का 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप खुद भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली वे थी, वो कौन कौन सी गैसें थी, ठीक है। तो वो था कौन, एक बार फिर क्वेश्चन समझिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। और उन्होंने कौन कौन से गैसें ली, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया था, ठीक है। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। मीथेन की बात करें तो मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3 हो जाता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इसकी परमाणु संख्या हाइड्रोजन की 1 होती है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व भी हाइड्रोजन ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है और x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी में, है ना, कितना, उतनी ही दूरी में, जितना दूरी में, x ही दूरी में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा। तो क्वेश्चन का टाइप समझ लीजिए, इसको बनाना कैसे, देखिए एक वस्तु क्या है 1 मीटर प्रति सेकंड से चाल से गतिशील है, x मीटर की दूरी पर ये रोक दिया, कितना, F बल की आवश्यकता लगा। लेकिन जब यदि वस्तु की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे रोकने के लिए x ही दूरी पर रोकने के लिए कितना बल लगेगा। तो इसको क्या करना है, देखिए जो दूरी है ना, u एक जो चाल है, प्रारंभिक जो चाल है, वेग है, तो u मानते हैं u1 और u2, ठीक है। तो u1 जो u1 है स्क्वायर, u2 स्क्वायर बराबर में F1/F2, ठीक है। तो F और F1 के जगह पर क्या है, F दिया है और F2 निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए u1 दिया हुआ कितना, 1, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से बना लेंगे। तो u1 क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। u2 यानी कि दूसरा जो वेग है वो क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। और F1 जो है यानी कि कितना, रोकने के लिए पहला जो बल लगा F है, ठीक है, F दिया हुआ है, तो दूसरा जो है F2 निकालना है। तो F2 इधर लाइए, ठीक है, और ये इधर होगा गुना, तो F2 बराबर क्या होगा, 9F हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 गुना बल लगेगा, 9F, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है, 6 बराबर भागों में काटा जाता है। यानी कि प्रतिरोध R है तो इसको 6 बराबर भागों में काट दिए, तो R/6 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 6 बार होगा, ठीक। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है ना, तुल्य प्रतिरोध क्या है, R डैश है ना, R डैश है, तो R/R डैश का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले 2 चीज़ें याद रखिए यहाँ पर, क्या, जब श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में क्या बोलता है, ऐसे, ठीक है, और समांतर क्रम में जो ऊपर नीचे, तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे समांतर क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है, डायरेक्ट जो कुल प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3, इस तरह से हो जाता है, सीधा जुड़ जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, तो टोटल कुल प्रतिरोध क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये अति महत्वपूर्ण चीज़ है, ये फॉर्मूला से भी पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल से भी पूछ लिया जाएगा। तो ये याद रखना आपको, और याद आपको रहे हमेशा, ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। तो कैसे याद करना है, देखिए समांतर क्रम में क्या है, समांतर किसको बोलते हैं, जैसे एक रेखा ऊपर है एक रेखा नीचे, ये समांतर क्रम में हो गया, ठीक है, समांतर क्रम में। तो समांतर रेखा होती है ना, ये ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे वाला जो फॉर्मूला है 1/R1 1/R2 1/R3, ये समांतर श्रेणी वाला ये सूत्र होगा कुल प्रतिरोध, ठीक है, ऊपर नीचे वाला, और श्रेणी क्रम वाला सीधा जुड़ जाएगा ना, R1 + R2 + R3, ठीक। इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसको बनाते हैं, तो बोला क्या, जब 6 बराबर भागों में काटेंगे, समांतर यहाँ पर है, समांतर में क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा 1/R डैश जो है ये कितना होगा, तो 6 बार है ना, 1 जो इसका प्रतिरोध होगा 1/R होगा, ठीक है।
तो 1/r जो है ये 6 बराबर भागों में बांटें तो क्या होगा 1/1 r/6 हो जाएगा, ये ना 6 बराबर भाग में कटाइए। तो इस तरह से कितना होगा 1/r2 यानी कि बटा 6, 6 बराबर भाग में काटा r/6 ये 6 बार होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये सीधा जब करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो उल्टे का क्या होगा 6/r हो जाएगा, ठीक है। 6/r प्लस 6/r इस तरह से 6 बार होगा। अब जब इसको 6 बार होगा तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, नीचे में एलसीएम क्या आएगा 6 तो r आएगा नीचे और ऊपर में क्या 6 बार है तो 6 कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। तो अब क्या है देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये अब बराबर में क्या आ गया, ये आ गया, ठीक। अब इसको फिर से एक बार लिखते हैं, तो आया क्या 1/r बराबर क्या आया 36/r आया, ठीक है। पूछा क्या है r/r, तो r इधर ले आइए, ठीक है। तो r इधर ले आइएगा तो ये r हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक। तो r/r बराबर क्या हो गया यहाँ पर 36, ठीक। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया 36, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या होगा ओम। अब प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है ओम मीटर होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना हो, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध शब्द में छोटा है तो हो गया ओम। अब प्रतिरोधकता थोड़ा सा बड़ा है तो ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा ओम मीटर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है ठोस में, उसके बाद द्रव में सबसे कम होता है गैस में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा सबसे अधिक गति होगा स्टील हो जाएगा आंसर, ठीक है। ध्वनि से प्रकाश से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, याद रखना है। ध्वनि के बारे में बात करें तो ध्वनि की जो एसआई मात्रक होता है, ध्वनि मापने की इकाई क्या होता है डेसिबल होता है, ठीक है। ध्वनि कौन सी तरंग है तो ध्वनि अनुधर्ज तरंग है। अब प्रकाश कौन सा है अनुप्रस्थ तरंग है। याद आपको कैसे रहेगा देखिए ध्वनि धर्ज यानी ध्वनि अनुधर्ज तरंग है। अब प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अब ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, जैसे आएगा ना प्रकाश कौन सी तरंग है तुरंत दिमाग में आ जाएगा प्रकाश प्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ऐसे क्या इस तरह से याद नहीं करिएगा ना तो दिमाग में उस समय क्या याद किए हुए एग्जाम में, अरे ध्वनि क्या है अनुप्रस्थ होगा या तो अनुधर्ज होगा, कौन था भूल जाइए, कन्फ्यूजन होगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसको रिलेट करके याद करिएगा तो आपको आसानी से याद रहेगा और कॉन्फिडेंस के साथ मारिएगा वहाँ पर आंसर, ठीक है। तो ध्वनि धर्ज यानी ध्वनि अनुधर्ज तरंग है। अब प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। बात करते हैं ध्वनि जो है, ध्वनि का गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि निर्वात में गमन ध्वनि नहीं करती है, प्रकाश क्या है निर्वात में भी गमन करती है, ठीक। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है और ध्वनि गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो यानी कि ठोस द्रव या तो गैस होना चाहिए, ठीक है। और ध्वनि की यहाँ पर गति सबसे तेज हो गया ठोस में। प्रकाश की गति पूछे सबसे अधिक किस में होता है तो निर्वात में होता है, ठीक है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में होती है। और ध्वनि 3 तरह के होते हैं, जो कि अवश्रव्य ध्वनि होता है जो कि 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा 20 अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। श्रव्य ध्वनि जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या है ये भी पूछ लिया जाता है, या तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि मानव कौन सी ध्वनि आवृत्ति सुन सकती है तो ये वाला सुन सकता है, ठीक है। श्रव्य ध्वनि है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। एक होता है प्राश्रव्य ध्वनि, तो वो कितना होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है ये प्राश्रव्य, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है। दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी हो गया, दक्षिण की गंगा तो कावेरी हो जाएगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो भी गोदावरी होगा, ठीक है। और इसका सहायक नदी का नाम क्या था बेन गंगा, है ना। और बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी ये नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है किस नदी पर है कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा नदी कहाँ है कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और नदी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय नदी पूछे तो गंगा है, भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो भी गंगा है। बिहार का शोक नदी पूछे तो कोसी नदी है, ठीक। कावेरी पूछे तो दक्षिण की गंगा हो जाएगा कावेरी हो जाएगा, ठीक है। तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है ना। और यह नदी भारत की दूसरी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी होगा, ठीक। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी के डेल्टा में कोरिंगा मैंग्रोव वन है ना। कोरिंगा मैंग्रोव वन
कहाँ है? गोदावरी नदी के डेल्टा में, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो वो है सुंदरवन का है ना, डेल्टा। और गोदावरी नदी की डेल्टा में कई तरह की मछलियाँ और क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं। तुंगभद्रा नदी नदी जो है दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का मिलान करना है। वन्य जीव अभ्यारण्य और ये राज्य दिया हुआ है कहाँ पर है? कोयना कहाँ बताए थे? कोयना महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में क्या हो गया? कोयना, महाराष्ट्र। कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और बात करते हैं इतुर नगरम। इतुर नगरम कहाँ है मालूम? तो इतुर नगरम आपको मिलेगा तेलंगाना में। इतुर तेलंगाना, इतुर तेलंगाना, इतुर तेलंगाना। सरिस्का मालूम है? राजस्थान, ठीक है। सरिस्का बारे में कई बार एग्जाम में आया है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य पूछे तो ये कहाँ हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। चंद्रप्रभा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना है। तो कोयना हो गया महाराष्ट्र, इतुर नगरम, इतुर नगरम, इतुर तो से याद रखना है उत्तर तेलंगाना, उत्तर जो यानी कि इतुर तेलंगाना, इतुर नगरम तेलंगाना हो गया, सरिस्का राजस्थान, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक। तो इस तरह से आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब कुछ इंपॉर्टेंट जो वन्यजीव अभयारण्य उसको भी यहाँ पर आपको याद रख लेना है, ठीक है। जैसे कि केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान क्या? मणिपुर में। लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य असम में। लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड अभयारण्य महाराष्ट्र में। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड अभयारण्य महाराष्ट्र में। सबरीमाला नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है। और जल्दापाड़ा अभयारण्य पश्चिम बंगाल में। जल्दापाड़ा अभयारण्य पूछे तो पश्चिम बंगाल। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। और गंगाविल पक्षी विहार कहाँ है? बिहार में। गंगाविल पक्षी विहार कहाँ? बिहार में, ठीक है। अच्छा, भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम पूछा कब पारित हुआ? तो 1972 में हुआ, ठीक। 1973 में क्या हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। और बात करें क्या? जल संरक्षण निवारण प्रदूषण नियंत्रण यह अधिनियम कब पारित हुआ? तो जल वाला पारित हुआ 1974 में, ठीक है। और एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। 1986 में, ठीक है। तो याद रखना, देखिए वन्य जीव संरक्षण 72, वन्य जीव 72। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ? 1973 है। देखिए आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट है याद करना, 72, 73 और जल वाला 74। इसको याद कैसे रखना है? जल वाला, तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक। तो वहीं से 4 से रिलेट करना है यहाँ। जल संरक्षण अधिनियम ये 74, 4 वाला है ना, 1974। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, ठीक। आगे क्या लिखा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है, और जिसका नाम क्या है? हेमिस हाई। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हेली नेशनल पार्क जो है ये था, और जिसे बाद में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम हुआ, और बाद में फिर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे, ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए अब क्या है कि जो ज्ञानबिंदु पब्लिकेशन का बुक है उसमें पूरा जितना भी राज्यपाल शुरुआत से अभी तक है, ठीक है, वो पूरा राज्यपाल अभी लिस्ट उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब पूरा राज्य जो मुख्यमंत्री उसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, तो बहुत बड़ा एक पेज ढाढ़ा उसमें दिया हुआ है, जो कि ना उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही चीज़ें यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो जाकि ताकि आपको कम समय में स्मार्ट स्टडी हो सके, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर राज्यपाल के ही। तो देखिए बिहार में जो है स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलतराम था, ठीक। बिहार का भी करंट अफेयर में पूछेगा वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, वर्तमान में मालूम है नीतीश कुमार जी है। अच्छा, पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था मालूम? जो राष्ट्रपति शासन का यहाँ क्वेश्चन आया, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो पंजाब में लगा था। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो 8 बार लगा, ठीक है। राष्ट्रपति शासन या तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कहाँ से? आपात उपबंध से। जैसे कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। और राष्ट्रीय जो वित्तीय आपात है ये अनुच्छेद 360 में, ठीक। अब देखिए ये क्या है, राष्ट्रीय आपात जो है भारत में कितनी बार लगा अब तक? 3 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन बिहार में कितनी बार लगा? 8 बार लगा। और राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगा? 1 बार भी अभी तक नहीं लगा, ठीक। ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो मात्र 2 सीटें आरक्षित है। अब ये कहाँ कहाँ है ये चीज़ ध्यान रखना है ना। तो एक है मनिहारी कटिहार में है, और एक कटोरिया जो विधानसभा सीट है जो कि बांका में है, ठीक है। अच्छा, अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में कुल कितने अनुसूचित जाति के लिए, ठीक, अनुसूचित ये था जनजाति 2 सीटें, लेकिन अनुसूचित जाति पूछेगा तो 38 सीटें आरक्षित है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ सीटें की बात कर लें तो बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। बिहार विधान परिषद में 75 सीटें, ठीक है। और बिहार से लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 16, ठीक। ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है? डैश लोड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लोड राजा से संबंध था। तो लोड उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लोड राजा से संबंधित था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामंत लोड से उसी प्रकार संबंध था, ठीक है, सामंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीलीबंगा पुरातत्व स्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात में। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल ये गुजरात में, ठीक है। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल ये राजस्थान में, सॉरी पीलीबंगा जो है ये कहाँ है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी इसका करेक्ट आंसर है। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, गुजरात की बात आ गई थी, तो गुजरात में कौन कौन सा है जो अति महत्वपूर्ण है? लोथल है, धौलावीरा और सुरकोटदा। ये 3 जो हड़प्पा कालीन स्थल है ये गुजरात में, ठीक है। लोथल से याद रखना क्या है? लोथल क्या है? सबसे प्राचीन बंदरगाह था लोथल। और धौलावीरा से ये क्या 40वां विश्व धरोहर स्थल है धौलावीरा। और सुरकोटदा जो है ये घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से मिला था? तो सुरकोटदा से ही मिला था। ये तीनों गुजरात में, ठीक है। लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा गुजरात में है। अब बात है यहाँ आए थे पीलीबंगा राजस्थान की। तो राजस्थान पीलीबंगा पुरातत्व स्थल राजस्थान राज्य में है। यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और इस स्थल पर व्यापक पुरातात्विक खुदाई हुई जिसमें महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन, उपकरण और अन्य अवशेष मिले था, ठीक है। राजस्थान में एक और कौन सा है? कालीबंगा है ना। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्या है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में, ठीक। और हनुज दिल्ली दुरुस्त किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था। और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। नेक्स्ट क्या है? इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसरो का जहाँ पर मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय क्या? बंगलोर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय क्या बंगलोर में है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विक्रम साराभाई पूछेगा कि अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है ना, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो मिश्रण बताना है। मिश्रण एक होता है, एक क्या होता है? यौगिक होता है। तो मिश्रण इसमें कौन सा है? तो वायु क्या है? मिश्रण है। मिश्रण किसको बोलेंगे? तो जो किसी भी अनुपात में, मतलब कोई निश्चित अनुपात में नहीं, मतलब किसी भी अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, ठीक है। तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में आ जाता है क्या?
जो पूरी पूरी तरह से घुल जाए, जैसे कि जल में चीनी का विलयन, ठीक है। ये हो गया समांगी मिश्रण, जैसे वायु, ये क्या है, समांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण किसको बोलेंगे, जैसे जो पूरी तरह से मिलता नहीं, जैसे कि जल और तेल का मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण हो गया। जैसे जल में बालू, वो क्या मतलब दो चीज़ें आसपास दिखता है तो वो हो गया विषमांगी, और जो एक दूसरे में मिल जाए दिखे नहीं तो वो हो गया समांगी मिश्रण। जैसे नमक और चीनी, ये क्या है, ये जो मिश्रण मिला दिए नमक और चीनी, ये हो गया विषमांगी मिश्रण, ठीक। यौगिक की बात करें तो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में, यानी निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है, वो यौगिक कहलाता है। जैसे यौगिक क्या हो गया, जल है ना, H2O जो होता है, ये क्या यौगिक हो गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये यौगिक हो गया। CH3, ये सब क्या यौगिक हो गया, ठीक है। तो ये यौगिक हो गया। अब इसमें सोना क्या है, सोना एक तत्व है, ना तो यौगिक है ना मिश्रण है, ये क्या तत्व हो गया। हीरा भी क्या तत्व है, ये क्या है, ये यौगिक हो गया जल, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। अब ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। और रेलवे टेक्नीशियन का भी एग्जाम हुआ, वहाँ भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ये कतई जहर प्रश्न है, ये लिस्ट आपको बताएंगे, यहाँ लिस्ट आपको याद रखना है तो याद रखना है, ठीक है, हर हाल में याद रखना है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन जो याद करेगा वही रहेगा, उनका ही आंसर सही हो पाया था, ठीक। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता का जो है घटते क्रम का सही निरूपण आपको बताना है। तो देखिए, मोस्ट रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है यहाँ पर है और सबसे कम है इधर, ठीक है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, यहाँ पर सबसे अधिक होता है जब पूछे तो पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, उससे कम है एल्युमिनियम, फिर कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड और हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और सबसे कम है किसका, प्लेटिनम का, ठीक है। अब इसी में से सबसे पूछ देता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा, पोटेशियम, सबसे कम पूछ देगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। अगर ऑप्शन में प्लेटिनम नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। अब इसी तरह से पूछा जाता है, बीच में पूछ देगा कौन सा इसका सही क्रम है, कौन सा अधिक है। अब जैसे इसमें पूछ दिया है, ठीक है, तो इसमें से इसको आपको चुनना है। देखिए, तो इसमें सबसे अधिक तो जैसे देखें यहाँ पोटेशियम है, ठीक है, तो जहाँ पोटेशियम, तो फिर इसके अलावा दूसरा कोई आंसर है वो होगा ही नहीं, ठीक है। पोटेशियम है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार से फिर पोटेशियम, उससे कम है एल्युमिनियम, फिर जिंक और कॉपर है, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला लिस्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। पोटेशियम सबसे ऊपर है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, याद कर लेना है इसको, ठीक है। जितना मेहनत लगे इसको रट लेना है, पूरा चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ax² + bx + c = 0 है तो एक द्विघात समीकरण है ये, तो ए का मान नहीं हो सकता है। ए का मान क्या नहीं हो सकता मालूम, इसमें जीरो नहीं हो सकता ए का मान, क्यों, क्योंकि ए का मान अगर जीरो रख देंगे तो द्विघात समीकरण ये होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। द्विघात का मतलब क्या होता है, ax² ये रहना चाहिए, ठीक है, ये अस्तित्व में रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा, यही जीरो हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण रहेगा कहाँ, ठीक है। इसलिए ए का मान जीरो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम 10,000 रुपये का 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है ना, ऋण कर्ज लेता है, तो उसे वर्ष के अंत में बोला, यानी कि एक वर्ष का मामला है, ठीक है। एक वर्ष से मतलब कि इसको गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी, तो ब्याज के रूप में कितनी लौटानी होगी, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर, समय कितना, एक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, एक है, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मूलधन गुना दर गुना समय, तो दर कितना है, तो 7.5% है, यानी कि अब क्या मामला बच गया, 10,000 का 7.5% निकाल दीजिए। तो देखिए कैसे निकालना है, सिंपल यहीं से कट कर देना है, परसेंटेज से 2 शून्य कट गया और एक पॉइंट से एक शून्य और कट गया, तो बचा क्या, 75 और एक शून्य, यानी कि 750 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10a बराबर क्या है 1/2, तो कोस ए बराबर क्या होगा, तो सिंपल चीज़ें यहाँ से ध्यान रख लेना, क्या वो जो होता है ना ट्रिंगल, तो उसमें ये हो गया क्या, लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो यही चीज़ें हैं। ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि p और बाय b दिया हुआ है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसमें क्या पूछेगा, पूछा है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि कर्ण निकालना है, बाकी लंब और आधार दिया हुआ है, तो कर्ण जो है h बराबर क्या निकल जाएगा, है ना। तो इसमें p/b दिया हुआ है, p का मान कितना 1, तो 1²
प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी 4 1 5 हो गया। h बराबर क्या आ गया √5, ठीक है। तो कर्ण ये आ गया और पूछा क्या कोस थीटा, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आधार आपका क्या लंब बटे आधार, यानी आधार यानी b है, यहाँ b में कौन है 2 है ना, तो b/h हो गया। तो 2/h का मान √5 है, तो 2/√5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे टेस्ट का नेतृत्व किसने किया था। तो टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे टेस्ट का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है मिराबियो और आबे सीए, मिराबियो और आबे सीए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ था। तो ये पुडलिंग प्रक्रिया का आविष्कार से, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। तो पुडलिंग प्रक्रिया से। लोहा की बात करें, सबसे जो शुद्ध लोहा होता है वो कौन सा होता है, पिटवा लोहा, ठीक है। लोहे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछे तो उड़ीसा है। और बेलाडीला ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला जो है ये लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। तो ये राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे अगर बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, 1911 में हुआ था। किसके समय, तो हॉर्डिंग द्वितीय के समय हुआ था, ठीक है। हॉर्डिंग द्वितीय के समय हुआ था बंगाल विभाजन रद्द। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1899 से 1905 तक था, ठीक है। अब इसके समय में जो भी कार्य होगा वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर पूछे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1904 में हुआ था ना। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय। भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन का जो तेज़ी से विकास हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। हॉर्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 16 था, ठीक है, ठीक है। तो 1910 से 16 के बीच जो घटना होगी, जैसे कि बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ 1911 में, है ना, तो ये 1910 से 16 इसका कार्यकाल था हार्डिंग द्वितीय का, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आई है तो इंपॉर्टेंट यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकते हैं कि देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को, है ना, किस उपन्यास के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो गीतांजलि उपन्यास के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। देखिए, पढ़ाई करने का बेहतर तरीका ये होता है कि जब आप रूम में पढ़ें या तो सेट प्रैक्टिस करें, तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको आप एक साथ रिवीजन करिए। इससे क्या होगा, कम समय में आपको बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चीज़ें याद भी हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप रिवीजन करिए, उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण। अब क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर से 2-3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार रिपीट होता है, ठीक है। गीतांजलि उपन्यास के लिए इनको कब 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला था, ठीक है, 1913 में। 1913 में ही क्या होता है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1913 में ही हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी थी। तो ये 1936 में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 1936 में ये बिहार राज्य को दर्जा मिला है ना, राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी थी, ठीक है। हालांकि बिहार राज्य का गठन अगर पूछे तो वो 22 मार्च 1912 को ही हो गया था, है ना, 22 मार्च 1912 को, ठीक है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो यहीं पर 22 मार्च से डेट आया है बिहार दिवस, है ना, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च जब भी आए तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें 2-3 क्वेश्चन है रिवीजन कर लेना चाहिए। क्या मालूम, 22 मार्च को बिहार दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को ही, ठीक है। अब मार्च, अप्रैल, मई ये तीनों लगातार 22 तारीख अति महत्वपूर्ण है। 22 अप्रैल को क्या होता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को, ठीक है। 22 मई को क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यानी कि 4 अति महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर आपको जब भी आए 22, तो 22 का आंकड़ा से रिवीजन कर लेना है। बिहार दिवस, जल दिवस 22 मार्च और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल के अणु में बंध की प्रकृति है। तो जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है, हाइड्रोजन अबंध है ना। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है
और हाइड्रोजन बंध जैसे कि H2O हाइड्रोजन बंध हो गया, और हाइड्रोजन जैसे HF हो गया क्या हाइड्रोजन बंध हो गया, NH3 क्या ये सब हाइड्रोजन बंध की प्रकृति है, H2O2 ये सब क्या हाइड्रोजन बंध की प्रकृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C6H14 के लिए संरचनात्मक अवयवों की संख्या क्या होगी, तो C6H14 के संरचनात्मक अवयवों की संख्या होगी 5 होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अच्छा ये किस समूह का है मालूम, जैसे कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एल्केन का क्या होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, एल्काइन। तो ये एल्केन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर Cn और 2 बार गुना होता है 2n, यानी कि 6 दूनी 12 अब +2, है ना। तो ये एल्केन समूह कहा जाता है। ठीक है, ये एल्केन समूह का ये हो गया, है ना। CnH2n यानी कि जैसे कि कोई रहता है C4 और H10, ये क्या हुआ 4 दूनी 8 +2 हो गया यहाँ, है ना। यहाँ N2n+2 यानी ये एल्केन समूह का हो गया। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा कण है, तो अल्फा कण क्या है मालूम, अल्फा कण द्विआवेशित, है ना, द्विआवेशित ये कण है ना, द्विआवेशित हीलियम कण आयन है ये अल्फा कण। ठीक है, देखिए यहाँ से कैसे समझेंगे, एक क्वेश्चन आता है काफ़ी महत्वपूर्ण कि नाभिक से एक अल्फा कण निकलने से क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाता है और परमाणु संख्या क्या होता है 2 कम हो जाता है। द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाता है माइनस हो गया, और परमाणु संख्या 2 से कम हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट। ठीक है, कि एक नाभिक से अल्फा कण निकलने से क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाता है और परमाणु संख्या 2 से कम हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बीटा कण निकलने से क्या होता है, बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है, बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है और द्रव्यमान संख्या समान रहती है ना, द्रव्यमान संख्या समान रहती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और गामा कण निकलने से क्या होता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो याद रहेगा, एक बार फिर समझिए, नाभिक से एक अल्फा कण निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाएगी और परमाणु संख्या 2 कम हो जाएगी। अब बीटा कण जब निकलेगा तो केवल और केवल क्या होता है, परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है। ठीक, और गामा किरण निकलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि यह फील्ड की तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे कहा जाता है, यानी कि यह फील्ड की तालिका यानी टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे प्राइमरी की कहा जाता है ना, प्राथमिक कुंजी कहा जाता है, प्राइमरी की इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में इनपुट और प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है मदरबोर्ड, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य मदरबोर्ड करता है। ठीक है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को। ठीक है, और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, और यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, यूएसबी, एक होता है यूआरएल, ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, लेन का फुल फॉर्म पूछे तो लोकल एरिया नेटवर्क है, वेन का पूछे तो वाइड एरिया नेटवर्क है, एक होता है मेन का तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है सीपीयू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, तो वनों का प्रशासनिक 4 वर्ग में इसे बांटा गया। ठीक है, इसमें संरक्षित वन, राज्य वन, आरक्षित वन और एक है वृक्ष भूमि वन। ठीक है, वृक्ष भूमि, तो ये 4 है लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वन पूछे, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है, तो वो मिसाइल का नाम है रैम्पेज, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, रैम्पेज। ठीक है, तो ये याद रखना है, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है, तो रैम्पेज है। ठीक है, अच्छा भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है मालूम, तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये गोतबाया राजपक्षे। ठीक है, गोतबाया राजपक्षे ये कौन थे मालूम, ये श्रीलंका के ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, गोतबाया राजपक्षे। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण
पुस्तक है जो कि आगे के लिए आपको याद रखना है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इसके लेखक कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है श्रीधरन पिल्लई। एक समंदर मेरे अंदर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। एक समंदर मेरे अंदर, ये पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार जोशी है। और नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, ये किसने लिखा? तो नॉरिस प्रीतम, है ना। नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, इसके लेखक है नॉरिस प्रीतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2024 में किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था शशि थरूर को, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, शशि थरूर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, फ्रांस की बात आई है। फ्रांस से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे कि फ्रांस से रिलेटेड पूछा जाता है। फ्रांस से क्या याद रखना है? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, है ना। और जो ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रांस की राजधानी टोक्यो में हुआ था, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, सॉरी, फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस में हुआ था। ओलंपिक 2024, है ना। ओलंपिक 2020 हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में, ठीक है। और ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टेक मिसाइल है? तो एंटी टेक मिसाइल है ये नाग, है ना। नाग क्या है? एंटी टेक मिसाइल है, ठीक। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि दागो और भूल जाओ, ये किस मिसाइल को कहा जाता है? तो नाग मिसाइल को ही दागो और भूल जाओ कहा जाता है। या तो लॉन्च के बाद लोक हो जाओ, लॉन्च के बाद लोक हो जाओ किस मिसाइल को कहा जाता है? तो नाग मिसाइल को कहा जाता है, ठीक। अच्छा, नाग मिसाइल का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो इस मिसाइल का नेतृत्व 1988 में APJ अब्दुल कलाम ने किया था, ठीक है। और इसका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? तो DRDO द्वारा डिज़ाइन इसका किया गया है। और बात करें कि DRDO का वर्तमान अभी निदेशक कौन है? तो समीर B कामत है, करंट अफेयर में याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो 7 अगस्त 2024 का जो पेपर हुआ था, पेपर 1, है ना, इसका पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त पेपर 1 का, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पेपर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जिसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।